नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नाइक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज की डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट एचएएल की तरफ से है और अभी एचएएल के चेयरमैन डीके सुनील की तरफ से एक बहुत ही बड़ी अपडेट सामने आई है, जिसमें उन्होंने कंफर्म किया कि तेजस मार्क 2 फाइटर जेट का सर्टिफिकेशन प्रोसेस 2030 के एंड तक कंप्लीट कर दिया जाएगा। अभी फिलहाल के लिए तेजस मार्क 2 का यानी कि इस प्रोजेक्ट का पहला टेस्ट फ्लाइट 2027 की ईयरली मंथ में करने का प्लान किया जा रहा है और अगर सब कुछ शेड्यूल के हिसाब से चलता है तो इसका फुल स्केल प्रोडक्शन 2029 से 2030 तक स्टार्ट करने का प्लान किया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि तेजस मार्क 2 का पहला टेस्ट फ्लाइट पहले से ही 3 से 4 साल डिले हो चुका है। इनिशियली इसे 2023 में करने का प्लान किया गया था, फिर इसे डिले करते करते 2024, फिर 2025 और अभी 2026 से शिफ्ट होकर ये 2027 की शुरुआती दौर में पोस्टपोन हो चुका है। तो इससे पता चल रहा है कि कुछ भी यहाँ पे शेड्यूल के हिसाब से तो नहीं चल रहा है। आमतौर पर टेस्ट फ्लाइट के बाद एयरक्राफ्ट की सर्टिफिकेशन प्रोसेस कंप्लीट होने में 4 से 5 साल लगते हैं, जिसमें इसकी अलग अलग फ्लाइट पैरामीटर को टेस्ट किया जाता है और जो एलएसपी यूनिट या प्रोटोटाइप बनाए गए होते हैं उनसे लगभग 1000 घंटे की फ्लाइटर को कंप्लीट किया जाता है और अगर सब कुछ बिना कोई दिक्कत के कंप्लीट हो जाता है तब जाकर किसी एयरक्राफ्ट को फ्लाइट ऑथोरिटी सर्टिफिकेशन मिल पाता है या फिर प्रोडक्शन के लिए क्लियरेंस मिल पाता है। लेकिन अगर एचएएल 2027 में तेजस मार्क 2 की पहली टेस्ट फ्लाइट को कंप्लीट करने वाला है तो किसी भी हालात में 2030 तक प्रोडक्शन में एंटर करने के लिए तैयार नहीं होने वाला है। फिलहाल इसको लेके एचएएल की तरफ से अलग अलग तरह के स्टेटमेंट अभी दिया जा रहा है कि 2027 में टेस्ट फ्लाइट को करने के बाद 2028 से वो तेजस मार्क 2 की एलएसपी यूनिट को बनाना स्टार्ट करने वाले। लेकिन एलएसपी यूनिट जो होते हैं वो एक्चुअल फाइटर स्टैंडर्ड की एयरक्राफ्ट नहीं होते, इनमें बस सब सिस्टम को इंटीग्रेट करके टेस्ट करने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन एचएएल का कहना है कि वो इस बार 8 से 16 एलएसपी यूनिट को बनाने वाले हैं, जिस वजह से तेजस मार्क 2 की सभी सिस्टम की वैलिडेशन को जल्दी ही कंप्लीट किया जा सकेगा और ये 16 एयरक्राफ्ट जो होंगे इनको 2029 के बीच ही बनाया जाने वाला है और इसके बाद 2030 से तेजस मार्क 2 की मास प्रोडक्शन को स्टार्ट किया जाने वाला और ये कितना सच होने वाला है आगे चल के पता चलने वाला है। अगला अपडेट डीआरडीओ की तरफ से है। डीआरडीओ की तरफ से भी टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड यानी टीडीए प्रोग्राम के अंदर एक नई प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया जा रहा है, जिसमें इंडिजिनस ईएमपी रॉकेट वॉरेट को डिजाइन करने का प्लान किया जा रहा है। ये एक स्ट्रेटेजिक और नॉन लीथल कैपेबिलिटी को डेवलप करने की कोशिश किया जा रहा है जो दुश्मन की इलेक्ट्रॉनिक्स को डिसेबल करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल ये कि ईएमपी वॉरेट का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है। इस वॉरेट से हाई इंटेंसिटी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स जनरेट होता है जो सेंसर्स, रेडियोज और नेटवर्क इलेक्ट्रॉनिक्स में वोल्टेज सर्ज को इंड्यूस करता है, जिसके बाद ये टेम्परेरी या फिर परमानेंटली डिसेबल हो जाते हैं। यानी बिना काइनेटिक डैमेज के ही हम दुश्मन की सभी इलेक्ट्रॉनिक्स को ब्लाइंड कर सकते हैं। मॉडर्न बैटलफील्ड में काफी हद तक अब इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसमें ड्रोन्स, रडार, कम्युनिकेशन सिस्टम सभी के अंदर अभी इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट का इस्तेमाल किया जा रहा है। ऑपरेशन सिंदूर जैसे रिसेंट कॉन्फ्लिक्ट के दौरान भी हमने देखा है कि ड्रोन और नेटवर्क सेंट्रिक थ्रेट किस तरीके से रियल वर्ल्ड में खतरनाक साबित हो सकते हैं। ऐसे सिचुएशन में यूएमपी से दुश्मन की कमांड नोड को या ड्रोन स्वयं को न्यूट्रलाइज किया जा सकता है। ग्लोबल लेवल पर भी अभी यूनाइटेड स्टेट की तरफ से, चैम्प और रशिया की तरफ से अपनी अलाबुगा ईएमपी का इस्तेमाल किया जा रहा है और अभी डीआरडीओ की तरफ से सेम कैटेगरी की सिस्टम को डेवलप करने का प्लान किया जा रहा है। अभी डीआरडीओ की तरफ से इस प्रोग्राम में 90% फंडिंग को किया जाने वाला है, जो कि खुद डीआरडीओ करने वाली है और ये फंडिंग टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड की तरफ से दिया जाने वाला है। लेकिन इसमें प्राइवेट सेक्टर कंपनी भी शामिल होने वाले जो कि फ्यूचर में इन सिस्टम को मैन्युफैक्चर करने का काम करने वाले हैं। इस प्रोजेक्ट को डीआरडीओ की तरफ से मॉड्यूलर डिजाइन को बेस करके बनाने का प्लान किया जा रहा है ताकि हमारे पिनाका जैसे मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम या बाकी किसी भी अनगाइडेड रॉकेट और एयर लॉन्च मुनिशन से इसे इजीली इंटीग्रेट किया जा सकेगा, जिससे एक वाइड वैरायटी की वेपन में इसको इस्तेमाल करना संभव हो पाएगा। अगला अपडेट एचएएल और डीआरडीओ की तरफ से है। फ्रेंच एरोस्पेस कंपनी सफरान की तरफ से भी भारत के पास एक बड़ी प्रपोजल को सबमिट किया गया, जिसमें वो एलसीए तेजस मार्क 2 के लिए एक एरो इंजन को भारत में बनाने का प्रपोजल दे रहे हैं। सफरान की तरफ से भी 2 इंजन का ऑफर भारत को दिया जा रहा है, जिसमें से एक उनकी M88-4 वेरिएंट होने वाले जिसका थ्रस्ट आउटपुट 95 किलोटन से लेके 105 किलोटन के बीच होने वाली है और एक हाई थ्रस्ट वेरिएंट होने वाला जो कि 120 किलोटन क्लास की इंजन होने वाला है, जिसे खास करके अभी एमका या फिर ट्विन इंजन डेगवेस फाइटर जैसे एयरक्राफ्ट के लिए ऑफर किया जा रहा है। लेकिन सेम इंजन को तेजस मार्क 2 में भी आगे चल के इस्तेमाल करना चाहे तो भारत कर सकता है।
अभी के लिए तेजस मार्क 2 में जनरल इलेक्ट्रिक 414 सीरीज के इंजन का इस्तेमाल करने का प्लान किया गया था, लेकिन जनरल इलेक्ट्रिक की तरफ से अभी टाइम पर इंजन को डिलीवर ना करने की वजह से और अभी यूनाइटेड स्टेट और भारत के बीच बिगड़ रही रिलेशन की वजह से भारत की तरफ से अभी अल्टरनेट ऑप्शन को तलाश करने की कोशिश किया जा रहा है। सफरान का कहना है कि M88-4 वेरिएंट जो कि 95 किलोटन से 105 किलोटन की थ्रस्ट को डिलीवर कर सकता है, वो जनरल इलेक्ट्रिक की F4N4 सीरीज की डायमेंशन के साथ लगभग मैच करने वाला है और इस वजह से एक प्लग एंड प्ले सिस्टम होने वाला है, यानी कि इसको तेजस मार्क 2 में इंटीग्रेट करने के लिए तेजस मार्क 2 की एयरफ्रेम में कोई ज़्यादा मॉडिफिकेशन करने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है और मिनिमल मॉडिफिकेशन के साथ इसको इंटीग्रेट किया जा सकता है, जिससे तेजस मार्क 2 की टाइमलाइन ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं होने वाला है या नए इंजन को इसमें इंटीग्रेट करने के लिए हमें ज़्यादा समय नहीं लगने वाला है। साथ ही सफरान की तरफ से इस इंजन की टेक्नोलॉजी को भी पूरी तरीके से भारत के साथ शेयर करने का ऑफर दिया जा रहा है, जबकि जनरल इलेक्ट्रिक की तरफ से अभी भारत को इन इंजन की कंप्लीट टेक्नोलॉजी नहीं दिया जा रहा है और इसकी टेक्नोलॉजी को बेस करके आगे चल के भारत अपनी खुद की एरो इंजन को भी या अपनी एरो इंजन इकोसिस्टम को भी डेवलप कर सकता है। वैसा ऑप्शन अभी सफरान की तरफ से भारत को दिया जा रहा है। अगला अपडेट इंडियन एयरफोर्स की तरफ से है। इंडियन एयरफोर्स की तरफ से अपने Mi-17 हेलीकॉप्टर को अभी एक बड़े अपग्रेड प्रोग्राम के अंदर मॉडर्नाइज करने का प्लान किया जा रहा है। चीफ ऑफ एयर स्टाफ ACM AP सिंह की तरफ से अभी ये बात कंफर्म किया गया है कि 2385 करोड़ के प्रोजेक्ट के अंदर अभी Mi-17 V5 हेलीकॉप्टर को नए इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट से इक्विप करने का फैसला किया गया है और फिर ये अपग्रेड पुराने Mi-17 और Mi-17 1B वर्जन तक एक्सटेंड किया जाने वाला है। इंडियन एयरफोर्स के पास अभी 220 से ज़्यादा Mi-17 सीरीज के हेलीकॉप्टर मौजूद हैं, जिसमें से 151 Mi-17 V5 वेरिएंट है जिनको 2008 से लेकर 2013 के बीच इंडियन एयरफोर्स में इंडक्ट किया गया था। अब ये हेलीकॉप्टर इंडियन एयरफोर्स की रोटरिंग प्लेटफॉर्म के बैकबोन है और इन्हें लद्दाख में ट्रूप ट्रांसपोर्टेशन, हाई अल्टीट्यूड सप्लाई ड्रॉप और डिजास्टर रिलीफ जैसे ऑपरेशन में इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन एजिंग एवियोनिक्स और लिमिटेड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कैपेबिलिटी की वजह से अब उनका मॉडर्नाइजेशन काफ़ी ज़रूरी हो चुका है। इस अपग्रेड को करने के लिए अभी इंडियन एयरफोर्स की तरफ से भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ एक डील को फाइनलाइज किया गया। अब भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया गया था उसके अंदर अभी इन हेलीकॉप्टर में नए रडार वार्निंग रिसीवर, मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम, फ्लेयर और चैप डिस्पेंसर सिस्टम, IFF सिस्टम और GPS और ग्लोनार जैसे नेविगेशन सिस्टम को फिट किया जाने वाला है। साथ ही इन हेलीकॉप्टर में अभी टैक्टिकल एयर नेविगेशन और इंस्ट्रूमेशन लैंडिंग सिस्टम को भी इंटीग्रेट किया जाने वाला है और ये सारे अपग्रेड पूरी तरीके से इंडिजिनस सिस्टम को बेस करके किए जाने वाले हैं। इसके अलावा 2022 में भी एक अलग प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया था जिसमें 86 पुराने Mi-17 और Mi-17 1B हेलीकॉप्टर को अपग्रेड करने का प्लान किया गया। इस अपग्रेड के दौरान हर एक हेलीकॉप्टर में लगभग 14 नए सिस्टम को ऐड किया जाने वाला, जिसमें 40 से ज़्यादा मैकेनिकल और 60 से ज़्यादा इलेक्ट्रिकल मॉडिफिकेशन होने वाले हैं। अगला अपडेट इंडियन नेवी की तरफ से है। भारत का पहला इंडिजिनस न्यूक्लियर पावर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन INS अरिहंत जो कि 2016 में कमीशन किया गया था, अब अगले कुछ सालों में एक नई रोल के लिए तैयार होने वाली है। सोर्सेज के मुताबिक INS अरिहंत को अभी धीरे धीरे करके फ्रंट लाइन डिटरेंट ड्यूटी से रिटायर करने का प्लान किया जा रहा है, जिसके बाद इसे एक डेडिकेटेड ट्रेनिंग सबमरीन के तौर पर इस्तेमाल करने का प्लान किया जा रहा है। फिलहाल नेवी के पास 2 SSBN ऑपरेशनल कंडीशन में, तीसरा अभी इसी साल के अंत तक और चौथा अगले साल तक इंडियन नेवी को डिलीवर किया जाने वाला है। मतलब भारत की सी बेस्ड न्यूक्लियर डिटरेंस कैपेबिलिटी धीरे धीरे करके एक्सपैंड होता जा रहा है। अब जैसे जैसे इंडियन नेवी के अंदर न्यूक्लियर SSBN की संख्या बढ़ने लगेगा तो हमें उनको ऑपरेट करने के लिए उतना ज़्यादा मैन पावर की भी जरूरत पड़ने वाली है और ट्रेंड सबमरीनर्स को तैयार करना इतना आसान नहीं होता है। इसी वजह से अभी इंडियन नेवी की तरफ से प्लान बनाया जा रहा है कि ओल्डर बोर्ड जैसे INS अरिहंत को S4 क्लास की सबमरीन और S5 क्लास की सबमरीन के इंडक्शन के बाद एक्टिव ड्यूटी से रिटायर कर दिया जाएगा, जिसके बाद इनको ट्रेनिंग रोल में कन्वर्ट किया जाएगा, जिससे नए क्रू मेंबर्स को एक लाइव न्यूक्लियर सबमरीन पर रियल टाइम एक्सपीरियंस मिल पाएगा, जिससे हमारे फ्यूचर SSBN में ऑपरेट करने के लिए हमारे सबमरीन क्रू को बेहतर ट्रेनिंग को प्रोवाइड किया सके। लेकिन अभी ये ट्रांजिशन इतनी जल्दी नहीं होने वाला है, क्योंकि नेवी के मुताबिक INS अरिहंत को अभी 2030 तक ऑपरेशन रखने का प्लान किया जा रहा है, जिसके बाद इसको एक्टिव ड्यूटी से रिटायर करके ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल करना स्टार्ट किया जाएगा और 2030 तक हमारे पास मिनिमम 3 से 4 SSBN मौजूद होने वाला है, जिस वजह से INS अरिहंत को रिटायर करने से कोई फर्क वहां पे नहीं पड़ने वाला है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।